वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ है सुनीता तिवारी मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपकी पुस्तक हमारे साथ प्रकाशित हो चुकी है और सभी मतलब वेबसाइट्स पे, अमेजोन पे, हर जगह लाइव है। तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है और बहुत अच्छी प्रकाशित हुई है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात की। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम सबसे पहले तो आप हमें आपकी पुस्तक के बारे में बताइए कि आपकी पुस्तक किस बारे में है और हमारे ऑडियंस को क्या कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। मेरी पुस्तक शब्द ही तो है। पूरे सामाजिक परिवेश को लेकर मैंने लिखी हुई है, जिसमें परिवार भी है, समाज भी है, बच्चे भी है, बेटी भी है, सब कुछ है। परिवार में मतलब चारों तरफ वातावरण जो भी रहता है उसके ऊपर मैंने अपनी बुक लिखी हुई है। सभी तरह की रचनाएं हैं मेरी बुक में। जी। मैम कविता, आपकी जो ये पुस्तक है वो एक काव्य संग्रह है। तो काव्य संग्रह की हम जब भी बात करते हैं तो एक कविताओं को लिखने का अपना ही एक लहजा होता है, एक अलग ही तरीके से लिखी जाती है। तो वो जी हमारे जी। ऑडियंस को थोड़ा सा सिखाइए कि किस तरह से हम कविताओं को लिख सकते हैं, कि इतनी मतलब एक लुभावने अंदाज में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जब कविता लिखने का भाव मन में पैदा होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमको जिस भी विषय पे लिखना हो, तो उस विषय के ऊपर हमें अपने मन में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि इस विषय पे हम क्या लिख सकते हैं जी। और कैसे लिख सकते हैं। फिर उस विषय को लेके हमें लिखना है। लिखने के बाद जरूरी नहीं है कि हम एक बार में सक्सेस हो जाते हैं। हम उसको लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हर बार हमें उसमें कोई ना कोई गलती नजर आती। यहाँ तक कि हम 10 बार पढ़ते हैं तो हमें 10 बार भी उसमें गलती नजर आती। कोई पूरी बनने के बाद भी हमें उसमें करेक्शन करना चाहिए। तो एक कविता है, 4-6 बार मोड़ लेती है, उसका हर एक एक शब्द, एक एक पंक्ति हमें सही सुधारना है, लिखना है। हर शब्द, जिस शब्द को हम लिखते हैं उसका हमें मायने पता होना चाहिए कि हम उसका क्या मायने है, जब हम उसका सही प्रयोग कर पाते हैं। जी, कविता हम लिखते हैं तो हमें हर शब्द पे बहुत ध्यान दे के लिखना चाहिए। हम जिस शब्द को लिख रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, और वो सेंटेंस में फिट होता है या नहीं। यदि वो सेंटेंस से फिट होता है, जब भी उसका मायने निकलता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कविता में। बिल्कुल। इस प्रकार हमें अपनी कविता को लिखना चाहिए। जी। सो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप कविताओं के अलावा, जैसे लिखने के अलावा, आपको और किन चीजों में इंटरेस्ट है, आप और कौन से काम करना पसंद करती है। मुझे घर के सारे काम, जैसे कुकिंग करना, बागवानी करना है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, स्वेटर बुनना है, सब चीज में इंटरेस्ट है। और लिखने में तो है ही मुझे इंटरेस्ट, बाकी सभी चीजों में इंटरेस्ट। तो मैम आप लिखती भी हैं, तो क्या आपको कुछ पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, क्या आप कुछ किताबें भी पढ़ती हैं? किताबें ना के बराबर पढ़ते पढ़ते हैं तो बहुत कम पढ़ते ओके। नहीं है। तो मैम क्योंकि आप और हाँ जी। पढ़ने का टाइम नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि लेखन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और मैम जैसे अगर हम एक स्त्री के जीवन की बात करें तो उसमें होता भी है कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करना है। तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं और उसमें भी अपने इस सपने को, या यूं कहूँ अपने पैशन को, इस तरह से आगे लेके चलना, तो वो आपने कैसे कर पाया? क्योंकि इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, या तो वो सो के गुजार दे या वो कर्म करके गुजार दे। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ स्टाइल है कि 5 बजे सुबह उठना है, 12 बजे रात में सोना है, और दिन में कोई आराम नहीं करना है। तो उसके बीच में मेरे जो काम है वो भी धीरे धीरे होते रहते हैं। कोई एक काम किया, उसके बाद थोड़ा सा लेखन जारी रखा, फिर किया, ऐसे आराम आराम से मेरा लिखना हो जाता है। तो मुझे उसमें कोई व्यवधान नहीं आता लिखने में, ओके मैम। और सब कुछ हाँ। इजी हो जाता है। जी। मैम आपने लिखना किस उम्र से शुरू करा, कैसे आपने अपनी इस पूरी जर्नी को स्टार्ट किया? मैं 15 ईयर की थी, तो मुझे स्कूल में 10th क्लास में थी, मुझे बोला गया कि आपको अपना कुछ लिख के बोलना है। तो मैंने अपने घर में सबसे पूछा तो सभी लोग बताने में रहे कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरे टीचर ने बोला आप लिखो, लिख सकते हो, सोचो। तो फिर मैंने 4-5 लाइनें लिखी। जब वो उनको स्कूल ने बोला तो मुझे सराहना मिली, उसको मुझे प्रमाण पत्र भी मिला, प्राइज भी मिला। तो मुझे लिखने का थोड़ा शौक हुआ। फिर मेरे टीचर ने बोला कि ऐसे 4-4 लाइन लिखो, अभी फिर आदत में आएगा। तो मैंने 4 लाइन लिखना शुरू किया, 4-4 लाइन का लिखती थी, फिर 8 लाइन का।
ऐसे करते करते फिर मेरा जॉब लग गया। जॉब के बाद ऑफिस प्रोग्राम में मैंने कविता अपनी लिख के पढ़ना शुरू किया, मुझे अप्रिसिएशन मिला वहां से। उसके बाद फिर ये बच्चे हुए, शादी वादी हुई, तो ये जर्नी थोड़ी कम हो गई। तो लेकिन लेखन जारी रहा, लिखते थे और अपना डायरी में रख लेते थे। फिर क्या होता, डायरियां पुरानी होती जा रही थी और भरती जा रही थी। तो मैंने जब 2 साल 3 साल पहले मुझे कोरोना हुआ, तो उस समय हम्म। मैं सेवानिवृत्त हो चुकी थी। कोरोना में मुझे ऐसा समझ में आया कि अब कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने पुरानी डायरियों को निकाला, उन डायरियों में मैंने देखा कि इसमें क्या क्या है, किस प्रकार का है। तो फिर देख के मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचा कि इनको एक जारी करूं, ये इधर उधर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर मैंने फेसबुक पे एक मंच देखा, हिंदी पोइट्री करके, तो मैंने उस पर पोस्ट करना शुरू किया। तो मैंने पोस्ट किया, तो मुझे पहले दिन से ही काफी अप्रिसिएशन मिला, मुझे प्रमाण पत्र मिलना शुरू हुआ, ये हुआ। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे मंच ज्वाइन किया। अभी मैं 38 मंचों पे लगातार लिख रही हूँ, अमेजिंग और मैम। पुरस्कृत भी बहुत हो रही हूँ ऐसा। अभी मैंने जब बुक लिखने आपको बुक के लिए भेजा था, तो मेरा 4500 प्रमाण पत्र थे, लेकिन अभी मेरे पास 6000 हो चुके हैं। अमेजिंग डेली 8-10 मैम। मिलते हैं मुझे। जी। तो मुझे लेखन का बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स और मेरा अमेजिंग। आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपनी उस हॉबी को एक पैशन बनाया, आप फॉलो कर रहे हैं, प्लस आप जॉब भी करते हैं। तो आप जॉब में मतलब आप किस चीज की जॉब करते हैं, आप क्या काम करते मैं प्रशिक्षण अधिकारी थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हैं? अच्छा। में। जी। तो वहां पे मेरा एक सब्जेक्ट था, मुझे हिंदी पढ़ाना रहता था। 90 मिनट्स का पीरियड रहता था, बाकी समय मुझे सिर्फ बैठना था, और मैं खाली रहती थी। बस बच्चों की हिंदी सुधारना है, अशुद्धियां हैं, उनको सुधारा हो, फिर मुझे बैठना है बस पूरे समय। तो फिर बैठ के मैं क्या करती है, सो लेखन में अपने को लगाए रखा। तो उससे मेरा लेखन बढ़ता गया, और मुझे एक शौक मेरा शुरू रहा, अमेजिंग मैम। इसका। जी। जी, तो जैसे आपने बताया कि आप एक टीचर भी हैं, तो मैम किस तरह से मतलब जैसे अगर मैं एक टीचर की बात करूं, तो आपकी एक लाइफ में आप इतने सारे बच्चों से रोज रोज आप डील करते हो, तो उनको सिखाना, उनके साथ में आपकी मतलब कैसा वो रिलेशन होता है, कैसा टाइम होता है, आपको कैसा लगता है? मेरा बच्चों के साथ बहुत पारिवारिक रिलेशन रहा है। मैंने बच्चों को कभी अपने से छोटा नहीं समझा है और नासमझ नहीं समझा है। मैंने उनको जो भी पढ़ाया बहुत शिद्दत से पढ़ाया, और उन्होंने ही मुझे बहुत रिस्पेक्ट और इच्छा से पढ़ा। तो मेरे जो 38, अब तो मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ 3 साल पहले। तो मेरे जो 38 ईयर के बच्चे हैं, तो मेरी लाइफ में कोई बच्चा मेरा पढ़ा हुआ फेल नहीं हुआ, और उसके बाद सभी 70% से ऊपर नंबर लाए। और मैंने उनकी समस्या को भी समझा है, और कभी उनको डांटा नहीं है किसी बात में। और एकदम क्लास में आते से लेट आए, ये आए, तो मैंने उनको पर कभी कोई जिरह नहीं किया। मैंने उनकी समस्या को सुना, और उनको क्लास में बिठा के बराबर उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। तो आज भी वो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मेरी बुक्स के ऊपर बहुत खुश होते हैं, मैसेज करते हैं मुझको जब मैं कुछ लिखती हूँ, पढ़ते हैं और खुश होते हैं सब। दैट्स सारे बच्चे अमेजिंग। मुझसे अभी भी मिले। मैम, हमारे अगर हम संस्कृति में देखें तो गुरु को एक अलग ही स्थान मिला हुआ है, लेकिन आज के टाइम में देखें तो वो जो एक रिस्पेक्ट थी वो कहीं खो गई है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपका क्या मानना है इसके बारे देखिए क्या होता है, कुछ कमियां गुरु में भी होती हैं, कुछ शिष्यों में भी होती हैं। हम में? एक तरफा बच्चों को दोष नहीं दे सकते। कोई बच्चा हमारी क्लास में घुसता है, अगर हम उसको एकदम डांट देते हैं, तुम लेट आए और बाहर खड़े हो जाओ, तो वो हमसे चिढ़ जाता है। तो हमको क्या चाहिए कि हम उसकी कोई समस्या को समझें। मान लीजिए उसके मम्मी पापा किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल से आया हुआ है, और हम डांट देते हैं, तो आधा उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो हमें पहले उसकी समस्या को समझना है, उसके बाद उसको पढ़ाना है, मतलब हमको नैतिक शिक्षा भी उसे देना है, और फिर पढ़ाई की भी देना है। तो वो बच्चा क्या हमारा होके रहता है, वो हमें उतना ही रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हम भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। कभी ऐसा कुछ जाता था, कोई बच्चा है लंच लेके नहीं आ रहा, तो हम उससे पूछते थे कि आपने क्यों नहीं खा रहे हो आप? तो बताता, तो हम बोलते मेरे साथ शेयर कर लो। तो ये सब चीजें आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है, और आप उनको देते हो। अगर आप खुद में रिस्पेक्ट लेने लायक नहीं हो, तो आपको कोई क्यों देगा। और फिर आप दूसरी चीजें, आजकल नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान है बच्चों को दिया ही नहीं जा रहा है। जी सिर्फ बिल्कुल टीचर बिल्कुल। जाते हैं, फॉर्मेलिटी से पढ़ाते हैं जो कोर्स है, और वापस आ जाते हैं, उनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कमियां टीचर्स में भी बहुत ज्यादा है।
क्योंकि वो भी मोबाइल वाले हैं, सब अपने मोबाइल में सीरियल देखना ये करना हाँ। उनका काम रहता है। उनको ये नहीं है कि पूरी तरह जिस काम का हम पैसा जी ले रहे हैं वो ड्यूटी हम पूरी करें, इसलिए रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है। मैम, आपके हिसाब से आज की जो जनरेशन है उन पे सोशल मीडिया या यूं कहे ये मोबाइल या जो भी हमारा चल रहा है कल्चर, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसको कैसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है? अपनी संस्कृति को जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको कैसे हम मतलब वापस से रिवाइव कर सकते हैं? देखिए घर में वातावरण जो होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि आध्यात्मिक भी रहे। जैसे हम जी लोग हैं, हमारा कल्चर है, हम तो बैठ के स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आज तक हमारे यहाँ रिगार्डन किचन की पूजा भी करते हैं, तब उसमें जाते हैं। तो बच्चे ये सब चीजें देखते हैं, उस चीज को आत्मसात करते हैं। घर में आने वाली जो महिला है, मेड है, उसको भी बुआ कह के या दीदी कह के बात करते हैं, तो वो एक उनके प्रति रिस्पेक्ट बना रहता है और उस रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। अब क्या है कि जब ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है तो बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप देना एक आम बात हो गई। हमने दिया हुआ है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस पर निगाह भी रखें कि वो क्या देख रहे हैं। उसमें तो दो चीजें अच्छी आती है तो एक खराब भी आती है। लेकिन बिल्कुल। हमारा बच्चा क्या देखता है, ये हमारा देखना है। और यदि हम उनको ऑनलाइन नहीं रहने देते तो वो नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे, उनको तो राइट। सारा कुछ वहीं से पढ़ना है ना। अब जी हमारे यहाँ भी बच्ची है 10 साल की, वो दिन भर मोबाइल रहता है उसके पास, तो वो महाभारत है, रामायण है, ये सब देखती है, सीरियल देखती है अच्छे, सारा पूरा अच्छा ज्ञान है उसको, हमसे ज्यादा सब चीज की नॉलेज है। हम कई बार जी। अटकते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि बेटा ये पात्र कैसा है मुझे बताओ, तो उसके बारे में बताती है, यदि कुछ धार्मिक लिखना रहता है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको किस हद तक क्या देखने देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बिगड़ने की कगार में, ये अब सारी गलतियां मैं बड़ों की समझती हूँ जो उनको नहीं सुधार पा रहे हैं। जी जी बच्चे की कभी बिल्कुल। गलती नहीं होती, बच्चा तो मासूम रहता है। हम्म। आप उसको बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या और लगता कुछ है कि करिए। जिस तरह से हमें मतलब शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा में आप मतलब अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप एक सब्जेक्ट कंपलसरी करवा सकती हैं बच्चों के लिए, तो वो क्या होगा? मैं नैतिक शिक्षा कंपलसरी करवाऊंगी बच्चों के लिए, जो मैंने क्लास में दी हुई है। मेरा जो सब्जेक्ट हम्म। नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट करके शुरू के 10 मिनट्स में देती थी डेली कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोएड था मेरे यहाँ, लड़के लड़कियां दोनों थे, आपको कैसे सम्मान से इनसे बोलना है, जी। सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा में कोई गड़बड़ी है। मुझे सिर्फ ये लगता है मुझे कि पेरेंट्स में गड़बड़ी है जो बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह से। अमेजिंग मैम। अमेजिंग मैम, आपके जैसी मतलब ऐसी टीचर तो ऑब्वियसली हर बच्चे को चाहिए होगी जो प्रॉपरली तैयार है समझने के लिए कि हाँ बच्चे की सामने वाले की मतलब क्या कंडीशन है या वो क्या सोच रहा है। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो ध्यान भी देगी मतलब क्या दिक्कत बिल्कुल, है क्या नहीं है। उनको जी। समझना चाहिए। हम हाँ जी। किसी बच्चे को एकदम से थोप नहीं सकते अपनी इच्छाएं, उनको समझना बिल्कुल। चाहिए वो क्या पढ़ना चाहते हैं। कई बार क्या होता है क्लास में बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता और हमारा हाँ पढ़ाने का होता है, तालमेल नहीं बिठाते, वो नहीं समझता है। तो उस दिन हम उनसे ऐसा क्लास लेते हैं जिसमें उनका मनोरंजन हो, गाना सुनाओ, ये करो आप। सजा भी देना है तो ऐसे खड़े होके नहीं देना है, सजा सजा भी कुछ ऐसी देना है कि आप इसी टॉपिक को 20 बार पढ़ो खड़े होके। तो उस टॉपिक को 20 बार पढ़ते बोर हो जाते, तो उससे अच्छा याद कर लेना। मतलब मारने बिल्कुल। पीटने की सजा नहीं देना है, तो हाँ। सजा भी प्यार की देना है जो अच्छा लगे उनको। आपको एक बच्चे को अमेजिंग। टोटली समझना है, अपना जी। हो या बाहर का हो, तो आप अच्छा समाज बना सकते हो आज भी। अमेजिंग मैम। जी। तो मैम आपने जैसे अपनी कविताओं में आपकी कुछ कविताओं के शीर्षक मैंने देखे, तो जैसे आपने काफी सारी कविताएं राम पे और कैलाश, श्रद्धा, इन सब शब्दों पे लिखी है। तो इन सब जी शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है? आप अपनी लाइफ में इन चीजों को कैसे जुड़ाव है आपका इनसे? देखिए, भगवान राम के प्रति मेरी शुरू से आस्था है, और मुझे लगता है सारे ही लोगों की आस्था उनके ऊपर जी जुड़ी हुई, क्योंकि बिल्कुल। मर्यादित किरदार है वो। तो उनकी मर्यादा को हम ध्यान में रख के जब जीते हैं या घर में फॉलो करते हैं तो हमारे घर का परिवेश भी वैसे ही बनता है। भगवान जी राम के ऊपर सबको आस्था, और श्रद्धा ईश्वर के ऊपर है कि हम दोनों टाइम जागते सोचते हुए उनका नाम लेते हैं, तो हमको उनके ऊपर श्रद्धा है। इसलिए हमने श्रद्धा पे भी कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, भक्ति के ऊपर भी लिखे हुए हैं, क्योंकि वही परिवेश है हमारा। घर जी। हाईटेक होने से
दिमाग तो हाईटेक होता है, लेकिन हमें जमीन से जुड़ना भूलना नहीं चाहिए कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। और हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीजें जी। हमें ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। भक्ति भी करना है, ये नहीं हम दिन भर ऑनलाइन है तो भक्ति नहीं करते। आप बताएं, हमको कई बार टाइम नहीं मिलता, हम मोबाइल पे ही राम राम लिखते हैं अगर कॉपी में लिखने का टाइम नहीं है, क्योंकि जी। हमें करना है पूरा। लिखना है 1000 बार तो मोबाइल में ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। कहीं रात का 1 बज जाएगा, टाइम नहीं मिला तो अब कुछ ना कुछ आपको नियम बनाना है अपने लिए भी, जिससे आप भक्ति से भी जुड़ सको, आध्यात्म से भी जुड़ सको, और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सको। मैम जैसे सारी चीजों में आजकल टाइम। के बच्चे हैं उनमें ये चीज देखी गई है कि अगर हम उनको बोलते हैं कि आप टाइम टेबल बनाओ या ऐसा कुछ भी करो तो नहीं हो पाता फॉलो। मतलब मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे से भी नहीं हो पाता। तो ये जो एक टेंडेंसी है कि हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक नियम होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर नियम नहीं बिल्कुल। है तो आप उस हिसाब से मतलब आप अपना दिन ऑब्वियसली बर्बाद ही करेंगे कहीं ना कहीं। तो वो चीज बिल्कुल। बताइए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हम सोचते हैं कि सूर्य अपने समय पे आता है, चंद्रमा अपने जी। समय पे आता है, तो हमको भी जी। उस हिसाब से जीना चाहिए, क्योंकि हम सृष्टि से ही संचालित है ना। तो हमको भी उसी हिसाब से जीना चाहिए, एक टाइम टेबल बना के कि हमको कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। कुछ समय मनोरंजन के लिए भी रखें, कुछ पढ़ाई के लिए भी रखें, क्योंकि हमें पास 24 घंटे, 24 घंटे में अंबानी कहाँ पहुंच जाते हैं और एक मजदूर कहाँ रह जाता है। ये डिफरेंस है। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हम अव्यवस्थित हैं। हमें टू डू लिस्ट तैयार करके रखना है कि हमें क्या करना है, किस समय करना हम्म, है। जी। सारा काम उस खांचे में धो के प्रॉपरली हो जाता है, कभी कोई चूक नहीं होती। कि मुझे मालूम है मैं इस उम्र में भी पूरा कर पा रही हूँ, मुझे कहीं कोई चूक नहीं होती। कहाँ लिखना, इतना याद रखना पड़ता है सब, क्योंकि टोटली पूरा करना है डेली। तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर थोड़ा भी अनुशासित हम्म, रहेंगे तो टोटली कर पाएंगे। जी हाँ। और थैंक यू। रही बात ये जो सोचते हैं कि हम क्यों नहीं है, तो उसमें एक कारण ये भी होता है कि जो बड़े लोग हैं उनको सिर्फ बोल के नहीं दिखाना चाहिए, मर्यादा मतलब करके भी दिखाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। तो टाइम से उठते बिल्कुल। हैं तो घर के जो उनके होते हैं अपने आप टाइम से उठते हैं और अपना पूरा काम करते हैं। किसी चीज को ना जी। करें ऐसा नहीं होता। जी मैम। मैम आप मुझे बताइए कि आपके इष्ट देव कौन है? लाइक आप सबसे ज्यादा किनको मानती है? मेरे बचपन से तो मैं कृष्ण भगवान को मानती थी, लेकिन 98 में मैंने गुरु दीक्षा ली। तो मेरे गुरु महाराज ऋषिकेश में है, श्री स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी, जो अब नहीं है। 5 साल पहले उनका देहावसान हो चुका है, लेकिन हम उनको ही मानते हैं और हमने अपनी बुक भी उन्हीं को समर्पित की। मैम ये हमारे गुरु इष्टदेव वही दीक्षा है। क्या होती है? मतलब हमारी ऑडियंस को बताइए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ये ऐसा होता है कि हम, जब हमारे मन में एक भाव जागता है हम्म। कि कुछ सत्ता है जीवन में जो हमें आदेश देती है, निर्देश देती है, और जिसके निर्देश पे हमारा शरीर चलता है, तो हमको ऐसे में एक उस सत्ता के प्रति समर्पण होता है। तो हम गुरु को ढूंढते नहीं है, एक्चुअली में गुरु स्वयं हमें ढूंढ लेते हैं कि हमको उनका हाथ अपने सिर पे मिलना है। ऐसे ही हम लोगों को किसी ने एक बुक पढ़ने के लिए दी थी, उसको पढ़ते थे तो हमें कुछ कुछ होता था स्पंदन टाइप। तो हमने उस बुक के बारे में पता किया कि किसकी लिखी हुई है, कहाँ की है। तो हमको उसमें एक एड्रेस लिखा मिला। तो हम लोग ऋषिकेश उस आश्रम में गए, वहां हमने फिर पता लगाया, वहां हमको वो गुरु जी मिले, उन्होंने हमको गुरु दीक्षा दिया। तो गुरु दीक्षा क्या होता है, उसमें हम नहीं जानते क्या होता है, बस हमको ये है कि हम स्नान ध्यान करके तैयार होके बैठ गए थे रात में, और उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा था, और हमें शरीर में कुछ ऐसी शक्ति महसूस हुई जिससे ऐसा लगा कि हमें बहुत नॉलेज बढ़ गई है। हमारे पास जो विकार थे वो खत्म होने लगे धीरे धीरे, और हमें सुसंस्कार जागृत होने लगे, हम कुछ कर सकते हैं। आज भी कोई उलझन होती है तो हमारे घर में जहाँ गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, पोस्टर, हम उसके सामने जाके बैठते हैं तो हमारी उलझन स्वतः खत्म हो जाती है। वो कोई शक्ति है ऐसी कि जो हमें चलाती है। तो मैम हमें हर एक को जी। अपने जीवन में मानना चाहिए गुरु को जरूर। वो मैम कोई जैसे भी हो, आपने आप बताया जिसको। कि हाँ जी, कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल होता है। और जैसे आपने गुरु की बात कही तो मुझे मेरे मन में एक तरह का डाउट है इस चीज को लेकर के कि जैसे हाँ। अगर मैं बात करूं भक्ति की, है ना,
तो भक्ति एक ऐसी एक मैं ये कहूंगी कि एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं बहुत ज्यादा पर्सनल होती है, कि वो होती है कि हाँ, मैं मेरे जो भी भगवान है जो भी है उनसे मेरा जुड़ाव हो गया। तो उसमें फिर एक जी गुरु का क्या रोल है? मतलब वो तो ऐसा हो गया ना कि मैं एक माध्यम ढूंढ रही हूँ मुझे कनेक्ट करने के लिए, तो वो स्वतः क्यों नहीं हो नहीं, सकता? देखिए, जी। देखिए क्या होता है। जैसे हम हैं, हमने एक रचना को लिखा, जी। लेकिन हमें एक माध्यम चाहिए था कि उसको प्रकाशित कराने का। जी। तो जी हमें वो बिल्कुल। माध्यम आप मिले, और आपने उसको एकजाई करके प्रकाशित किया, तो आज हमारा एक संग्रह बना। अगर वो छप गया है, वो संस्करण कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। अगर हम हाथ से लिखते, स्वतः आप एक डायरी होती, वो डायरी फट जाती तो हमारी चीज खत्म हो जाती। तो ऐसे ही क्या होता है, गुरु एक माध्यम है जो हमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर के पास ले जाते हैं, और हमारे शरीर में जो भी विकार है उनको खत्म करते हैं। और बाकी हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते हो, लेकिन हमारे शरीर में वो उदय होती है, वो चीज हमको प्रेरणा मिलती है। हमारे मन में जितने उलझे हुए चीजें रहती हैं, अपने आप सुलझ जाती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। जब एक गुरु माध्यम बनते हैं, तब हम ऊपर बढ़ सकते हैं, मतलब अनंत की गहराइयों में जा सकते हैं। जब तक हम नहीं समझ सकते, जैसे अगर आपके माता पिता उंगली पकड़ के नहीं चलाते, तो शायद आप नहीं चल पाते। बिल्कुल चलते बिल्कुल। टेढ़े मेढ़े चलते, शायद सीधे उठ के नहीं खड़े हो पाते, सीधे नहीं पढ़ पाते। तो मैंने अपने परिवार में भी देखा है, जैसे हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली, तो हमारा परिवार और हमारे दूसरा परिवार, घर कई देवर जेठ का है, भाइयों का कैसा है, विकार खत्म होते हैं उससे। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो महसूस कर सकते हैं गुरु को मिलने के बाद। जी। काफी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो होने वाली हैं, और शायद हमें उनका पूर्वाभास होता है कि मतलब ऐसा होने वाला है, तो आप इस ट्रैक पर मत जाओ। ये सारी चीजें हैं जो हमें दिखने लगती है। तो एक जरूर बनाना चाहिए आप किसी को भी, अगर आपके मन में है फीलिंग, तो फिर आप, आपको देखो आपका जीवन कितना चेंज होता जाएगा। शायद जो अभी नहीं मिला, मतलब हम जिस लायक नहीं होते, हमें वो मिलता है, क्योंकि ये हमने अपना अनुभव किया है पूरा। मतलब बहुत कुछ मेरी बेटी ने इच्छा जाहिर की, मेरे गुरुजी के सामने। उसका एमबीए का फॉर्म भरना था, फॉर्म लेके आई। हम्म। हमारे गुरुजी आए हुए थे, फोन पूछा क्या है बेटा ये। उसने कहा मैं ये फॉर्म लेके आई हूँ, मैं अभी देना है मुझको इसकी परीक्षा। मैंने सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा सफल होगी। उसने कहा अभी मुझे बहुत पढ़ना है। बोले आप जितना पढ़ोगी उतना पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको कोई कमी नहीं आएगी। बाकी वो बच्ची पढ़ती रही, उसने फाइनेंस में पीएचडी करा, सारा कुछ हो गया, अभी एंजल वन में जॉब कर रही है। उसके बाद शादी हुई, तो हम जो कुछ नहीं कर सकते थे, उतनी अच्छी, उतना सब कुछ, घर मिला, सब कुछ मिला, मानो हमारा कुछ योगदान नहीं था। तो आपको वो सब मिलता है जो आप सोच नहीं सकते। और ये बात आप महसूस करके कभी देख लेना इस चीज को। जी अगर आपको मेरी बात से श्रद्धा हो, तो आप देखना, आप 100% मतलब अभी से आपके जीवन में बहुत अंतर आएगा। और जो हम कभी सोचते नहीं कि हमको ये चीज मिलेगी, वो हमको मिलती है, जिसको हम जी सिर्फ मतलब महसूस कर सकते हैं और दिखता हम्म, नहीं है। मतलब गुरु हमें एक तरह से जिस मतलब जिस क्षण में हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, या हमें लगता है कि हाँ हम अ, भगवान तक पहुंचने में, या हमें लगता है कि हम ही बहुत मतलब अपने आप को जब एकदम गलत समझने लग जाते हैं, उस कंडीशन में भी गुरु हमें वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बेसिकली, कि आप हाँ, मान लीजिए आप जैसे बंधे रहो। एक हाँ। बच्चे को माँ गोद में बिठाती है, हाँ। ऐसे वो हमें अपनी गोद में बिठा के, और हम एक एक सीढ़ी चढ़ाते जाते हैं, स्टेप बाय जी। स्टेप, और हम चढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैंने 98 के बाद जो परिवर्तन देखा है परिवार में या अपने आप में, सब में, वो मैं बता रही हूँ आपको। तो जी। बढ़ोतरी ही हुई है, आप ज्ञान में लो या घर में लो, किसी भी चीज में लो, तो किसी भी चीज में पीछे नहीं रही कोई चीज। आज नहीं है, फिर भी उनकी सत्ता है। मतलब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमें लगता है, कोई टॉपिक ऐसा आता है हमें नहीं लिखना आ रहा है, हमको लग रहा है हम कैसे लिखेंगे इसको, और हम उनके सामने जाके बैठते हैं तो ऐसे लिख जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने ही लिखा है। जी। कई बार मैं देखती हूँ दोस्त, अरे मैं, मेरा लिखा हुआ है क्या, मैंने लिखा है, कैसे लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें आती है। जी। मैम ये तो बहुत बड़ी शक्ति, हाँ जी। एक तरह बहुत बड़ी शक्ति है। हम्म। और मतलब कुछ शक्तियां ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक चमत्कार अभी हुआ। हम्म। मेरा तोता था घर में, उड़ गया, एकदम दरवाजा खुला रहा और उड़ गया। तो हम लोगों ने ढूंढा उसको आसपास, और हथियार डाल दिया कि वो हमें नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत दुखी हुए हम लोग। आप देखिए, वो मेरे घर से 4 किलोमीटर के ऊपर एक पहाड़ी है, और पहाड़ी के ऊपर मेरी सिस्टर अभी शिफ्ट हुई है 15 दिन पहले।
उस पहाड़ी के ऊपर भी 6th फ्लोर पे उसका मकान है, जहाँ मिट्टू कभी गया नहीं था। हम लोग गए सिर्फ एक बार। वो दिन के 10 बजे को उड़ा हुआ, पूरा दिन पूरा रात उसने संघर्ष किया, और वो जाके सुबह उनके टेरेस पे बैठा। और उन्होंने, जब मैंने हथियार डाल दिए तो मैंने गुरु जी को ये ध्यान किया कि मेरा मिट्टू आ जाना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कहीं वो ऐसा ना कोई पक्षी उसको मार ले, बाहर हाँ पालतू है हाँ इसलिए। बिल्कुल। अब वो वहां जाके टेरेस पे बैठा, तो मेरी बहन को उनकी मेड ने बताया आके कि अपने यहाँ एक मिट्टू आ गया, मैं पाल लेती हूँ इसको। अगले दिन सुबह की बात, जब उन्होंने देखा, तो देखते ही उन्होंने तुरंत लगा कि अरे, ये तो मेरी जीजी के यहाँ का मिट्टू लग रहा है, बोले बासु है ये। तो उन्होंने उसको बासु वासु करके आवाज लगाई, तो वो इधर उधर देखने हाँ। लगा। तो मेरी नातिन की आवाज लगाई, आर्या आर्या, वो आर्या उसको रखती दिन में। तो वो हम्म। तुरंत बहुत अच्छे से देखने लगा, तो उन्होंने डलिया से ढाका उसको, कॉल किया कि आपका मिट्टू कहाँ है। हमने कहा वो तो उड़ गया घर में, बोले वो यहाँ आ गया मेरे यहाँ, जल्दी से आओ। हम लोग गए, जब हमने उसको देखा है ना, तो वो अपनी आवाज में रोना ऐसा बता रहा था जैसे वो रो रहा है। और देखिए वो मिल गया। अब इसको क्या कहेंगे, ये तो एक मिरेकल। जी बिल्कुल। तो जहां वो नहीं गया, पूरे जगह घूमता घामता, थोड़ा चोटिल था, चोट में लगी हुई थी, पंख उसके पक्षियों ने नोच लिए थे दो चार। लेकिन देखिए उसको मिलना था, तो हमारे चमत्कार से, गुरु के चमत्कार से वो मिला वहां। तो मेरी बहन क्या गया, सोचो, 15 दिन पहले की घटना। जी मैम, अमेजिंग ये। बस ये है। बहुत अलग ही लेकिन बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे ये बात सुन करके लगा कि हाँ सच में कुछ है, कोई एनर्जी है। और आप आश्चर्य करोगे, अगर मेरी सिस्टर वीडियो नहीं बनाती ना, तो कोई मानता नहीं इस चीज को। उसने तुरंत वीडियो बनाया मुझे भेजने के लिए, जिससे आप देख लो आपका ही है कि नहीं। तो तब समझ में आया, सारे रिश्तेदार पूछ रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमका एक वीडियो देखो आप। बस से बरार बोली, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए उतनी दूर से, कैसे उड़ के आए। जी मैम। ओके, तो तो इसलिए मैम मुझे लगता है कि जी जी। मैम जैसे आपने अपनी किताब में प्रेम के बारे में भी लिखा हुआ है, भक्ति के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, प्रेम के बिना तो सृष्टि नहीं है। जी प्रेम तो है ही, हर कण कण में समाया हुआ है ना। प्रेम के बिना तो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। शायद प्रेम नहीं होता तो हम भी नहीं आते। जब हमारे बड़ों को प्रेम हुआ, तभी हम आए दुनिया में। तो प्रेम तो ये चीज है। और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि हमको जानबूझ के अपनी उम्र वाले से ही हो या किसी से। जी ये तो आपको किसी से भी हो सकता है ना, उसमें एक जानवर भी हो सकता है, एक आपसे बड़ा इंसान भी हो सकता है, आपका एंटी सेक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि जिससे हमें प्रेम हो। और प्रेम में कोई गंदगी भी नहीं है। कोई हमारा शुभ चिंतक होता है तो हमको उससे भी प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। जी। तो क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है, केयर करता है, तो हमको उससे भी प्रेम होता हम्म। है। भक्ति ये होती है कि हम किसी के प्रति इतनी आस्था रखें कि उसकी आस्था के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। हमको उससे इतनी आस्था होती है कि हम एक बार उसके नाम को सोचा हमने, तो बस हमको ये लगने लगे कि हम जो कुछ है अब यही है हमारा। भक्ति ये होती है। भक्ति भी बहुत जरूरी है और प्रेम भी बहुत जरूरी है, और देखा जाए तो दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। दोनों में एक सी गहराई है। भक्ति और प्रेम में कोई खास अंतर नहीं है। जिससे प्रेम है उसके प्रति हमारी भक्ति भी होगी, और जिसकी हम भक्ति करते हैं उससे हमें प्रेम भी होगा। दोनों चीजें एक सी, बहुत अंतर जी। नहीं है प्रेम और भक्ति। एंड मैम एक और चीज होती है, जैसे अगर जैसे आज के जमाने में अगर हम देखें तो जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर ब्रेकअप हो रहे हैं, या और भी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान दुखी हो जाता है। और दुखी होते जो मतलब जो भी इंसान अगर दुखी है, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये देखा गया है कि वो बहुत जल्दी से नशे की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो एक मतलब जरिया, मतलब ये जो बना लिया है लोगों ने खुद को दुख से उभारने का एक जरिया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही गलत है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या है कि क्यों अगर इंसान दुखी है तो फिर वो अपने आप को और एक तरह से डिग्रेड करने में लगा हुआ है? देखिए, अगर कोई भी इंसान है और हम्म। वो कुछ गलती कर लेता है, हम्म। तो सबसे पहला तो ये है कि बड़ों को हमेशा, बड़े होते हुए बच्चों को ये चीज बोल के रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई, तो आपको गलती करना नहीं है। यदि कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे बताएं आगे। जी यदि वो घर में बताता है, तो बड़े लोग उसके तमाम तरीके निकाल लेते हैं उसको समझाने के, ये सब चीज करने के। अगर वो घर में नहीं बताता है, चुपचाप चुपचाप अपने आप में बिजी रहता है, या अच्छा। अपने दोस्तों को बताता है, कुछ सुनता हम्म। नहीं है, तो फिर वो हम्म। इन सब चीजों की तरफ
चला जाता है, क्योंकि वो टूट जाता है, वो सोचता है अब मुझे क्या करना है। उस दरमियान अगर कोई घर का उसका सहायक हो या कोई उसका शुभ चिंतक हो तो उसको अच्छी तरफ मोड़ सकता है, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है, तो वो साइड नहीं जाएगा। लेकिन अकेला है और किसी को नहीं बताएगा तो फिर तो वो जाएगा ही नशे की तरफ, कुछ तो जी करेगा, कोई भी जी नशा करे। है ना, नशे भी अलग अलग, भक्ति का नशा है, पढ़ाई का नशा है, हम्म, आपको लिखने का नशा है, नशे तो सभी है, देखिए कौन सा जी नशा नहीं। नशों के प्रकार बस अलग अलग है। अमेजिंग मैम, आपके जो विचार है वो बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा ज्यादा प्रेरणादायी है काइंड ऑफ। जब भी उनको सुनो या आपकी बातों को भी सुनो तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ सीख ही मिल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। और मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ कोई स्पेशल मैसेज है आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए जो आप चाहती है उन्हें देना, तो प्लीज यू कैन। मैं सोचती हूँ कि सबको जो भी है, मुझे सुन रहा होगा या मुझे देख रहा होगा, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सबको अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना है, कोई भी खाली न रहे। वो जो भी हॉबी उसे पसंद है उस हॉबी को ले जाए आगे और बिजी रहे। यदि वो खाली रहेगा तो खाली उसके दिमाग में 50 तरह की चीजें आएंगी जो उसको इधर उधर गलत राह पर ले जाएंगी। तो उसको अपनी किसी न किसी हॉबी में व्यस्त रहना चाहिए, वो हॉबी उसकी कोई भी हो सकती है। और उसको हर एक को प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए, समान दृष्टि से। और उस प्रेम में उसके गंदगी नहीं आना चाहिए। वो प्रेम जैसे वे एक मासूम बच्चे से प्रेम करते हैं, हम्म। उस प्रकार के प्रेम से अगर वो आगे बढ़ेगा तो वो कभी वो रास्ते पे जा ही नहीं सकता, वो हमेशा अच्छे रास्ते पे ही जाए। और सबको लिखना मुझे लगता है कि एक सर्वोत्तम गुण है। मुझे भी पता है, जब मुझे कोई बात बुरी लगती है, गुस्सा आता था बचपन से, तो शायद मैं भी लिख के रखती थी, बोलती नहीं। बोलने से लड़ाइयाँ बढ़ती और जी मनमुटाव बढ़ता है, और लिखने से हम अपने आप में अपनी बात भी निकाल देते हैं और हम एक आगे बढ़ सकते हैं, अमेजिंग मन की मैम। बात भी निकल जाती जी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग मैसेज मैम। तो आपका एक्सपीरियंस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा, और क्या आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है? है। मेरा एक्सपीरियंस आपके पब्लिकेशन के साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने जिस दिन भी बुक की शुरुआत की थी उस दिन से ही मेरे पास जो भी मैसेज आते रहे, बहुत अच्छे आते रहे। मैंने समय भी मांगा कि मैं थोड़ा देर से लिख पाऊंगी, तो मुझे दिव्या मैडम ने पूरा समय भी दिया कि ठीक है आप लिख लीजिए। तो मैंने लिखा, और जब उनको फाइनल लिख के मैसेज किया तो उनका मेरे साथ जो भावना रही, कोऑपरेशन की, वो बहुत अच्छी रही। मुझे कहीं से भी आपके पब्लिकेशन से कोई शिकायत नहीं है। आगे भी मैं जो भी किताब करूंगी वो आपके पब्लिकेशन से ही होगी मेरी, कहीं और नहीं जाना है मुझे। और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और बाकी आपका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू कोई भी सो शिकायत मच नहीं है। मैम। थैंक यू सो मच मैम इस अमेजिंग रिव्यू के लिए, और ये इंटरव्यू इतना ज्यादा इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए भी और जो भी ऑडियंस देखेगी उन सबके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।